कैमरा रिकैप में आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है वेंडेटा। फिल्म के स्टार्ट में एक एयरप्लेन लैंड हो रहा है। इसके बाद एक कार दिखाई जाती है जिसमें मूवी का मेन कैरेक्टर जिमी विकर्स है और वो एक सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और बैठे हुए वो पूरा एक मैसेज सुनता है जिसमें किसी औरत की आवाज है और वो उससे एहतियात से घर आने के लिए कह रही है। और इस मैसेज से ऐसा लगता है कि जैसे वो जिमी की माँ हो। जिमी घर जाते हुए बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देता है और घर पहुंचकर उसे अपने दोस्त ग्रिफिन का मैसेज मिलता है जिसमें ग्रिफिन ने जिमी को दिलासा दिया था। और यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे जिमी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट है। इसके बाद जिमी एक बार में जाता है और वहाँ के मालिक डेब और टेरी से मिलता है और वो उनसे पूछता है कि क्या वो जानते हैं कि उस दिन हादसे के वक्त क्या हुआ था। लेकिन टेरी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जिमी का कहना था कि हादसे के वक्त थोड़ी ही दूर मौजूद था और जितने फासले पर वो था उतने फासले से चीखने और चिल्लाने की आवाज तो साफ सुनाई देती है। ये सुनकर टेरी गुस्से में आ जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और ये सुनते ही जिमी टेरी को पकड़ लेता है और उसकी पिटाई करने लगता है। और उसी वक्त डेव टेरी को कहती है कि वो जो भी जानता है जिमी को सच सच बता दे। इसके बाद टेरी बताता है कि उसने उस रात फायर ब्रिगेड को फोन किया था और मैंने किसी गैंग के 4 लोगों को देखा था जो कि घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ ही उसने जिमी के डैड की चीख भी सुनी थी। लेकिन वो ये सब कुछ अपनी खिड़की से देखता रहा क्योंकि वो खुद भी डर गया था। इसके बाद जिमी एक जले हुए गैरेज में आता है और ये गैरेज एक जले हुए घर में था और ऐसा लगता है कि इसी घर में जिमी के माँ बाप को मारा गया था। और इधर उधर देखने के बाद उसे वहाँ एक फोटो मिलती है और वो उस फोटो में अपने माँ बाप को देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। जिमी के मम्मी पापा अपने उसी घर में हैं जिसमें उनको मारा गया था और जिमी की माँ अपने हस्बैंड जॉर्ज से कहती है कि जिमी आने वाला है इसलिए वो गार्डन की थोड़ी सफाई कर लें। दोनों अपने बेटे के इंतजार में थे और दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद एक गैंग के 4 मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि नशा कर रहे थे और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे थे। और उनमें से एक गैंगस्टर बोलता है कि हमारा अगला शिकार कोई ऐसा शख्स हो जो रोजाना ही कैश लेकर आता हो। इसके बाद हमें एक लड़की नजर आती है जो कि बैंक में पैसे जमा करवा रही है और जो ही वो लड़की बैंक से बाहर आती है तो गैंग मेंबर्स मास्क पहन लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और एक जगह मौका पाकर वो अपनी गाड़ी से उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद वो लड़की को खींच के बाहर निकालते हैं और एक गैंग मेंबर गाड़ी में पैसों की तलाश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और उसी वक्त वहाँ से जॉर्ज गुजर रहा था और ये सब देखकर वो रुक जाता है और यहाँ गैंगस्टर उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और एक गैंगस्टर जॉर्ज पर बेसबॉल बैट से हमला कर देता है लेकिन जॉर्ज उससे बैट छीनकर उसी को मारता है। इसके बाद वो बाकी सब गैंगस्टर को कहता है कि सब यहाँ से दफा हो जाओ। इसी दौरान एक गैंगस्टर जॉर्ज को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त वहाँ पुलिस सायरन की आवाज आती है इसीलिए वो गैंगस्टर यहाँ से भाग जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और जॉर्ज बताता है कि वो तो सिर्फ उस आदमी को रोकने की कोशिश कर रहा था और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन इंस्पेक्टर हॉलैंड का कहना था कि चाहे तुम उसे मारना नहीं चाहते थे लेकिन आखिरकार वो मर गया। यानी वो गैंगस्टर जिसे जॉर्ज ने मारा था वो मर ही गया था और एक आदमी को मारने के जुर्म में जॉर्ज को गिरफ्तार करने का फैसला किया जाता है। इसके बाद तीनों बचे हुए गैंगस्टर अपने बॉस वेरन के पास जाते हैं और बताते हैं कि किस तरह उनका आज का प्लान फेल हो गया है और वारेन उनसे अपने भाई के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई मारा जा चुका है और अपने भाई के मरने की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है उसे भी मार दो। और जब जॉर्ज पुलिस स्टेशन से घर आता है तो उसके पीछे गैंग के लोग भी आ जाते हैं और उनके साथ वारेन भी आया था। इसके बाद वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद वो लोग जिमी के पेरेंट्स पर तशद्दुद करते हैं। इसके बाद दोनों को गैराज में ले जाकर बांध कर उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाता है और इसके बाद वारेन वहां आग लगा देता है। इसके बाद मौजूदा सीन नजर आता है जिसमें जिमी उसी गैराज में खड़ा है और उसका दोस्त ग्रिफिन जिमी को बताता है कि तुम्हारे नेबर्स ने उस रात 11 बजे एक तेजी से जाती हुई BMW देखी थी लेकिन कोई भी गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाया। और ग्रिफिन कहता है कि ज्यादा चांस इसी बात का है कि जिस गैंग के साथ तुम्हारे फादर की लड़ाई हुई थी
उन्होंने ही ये सब कुछ किया हो, लेकिन इस बात का किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। और जिमी ग्रिफिन को कहता है कि वो आसपास मौजूद सीसीटीवी फुटेज उसे भेज दे, और ये कहते हुए और रोते हुए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिमी अपने माँ बाप की कब्र पर जाता है और इसके बाद वो चर्च जाता है जहाँ उसकी बीवी मॉर्गन आती है। और यहाँ पता चलता है कि इस एक्सीडेंट से पहले जिमी और मॉर्गन में डाइवोर्स होने वाला था, और मॉर्गन जिमी से शिकायत करती है कि उसने 5 बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जिमी ने कोई जवाब नहीं दिया, और यही वजह थी कि तुम अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल पर नहीं पहुंच पाए। और उसी वक्त मॉर्गन को लगता है कि जिमी एक बहुत ही बैड फेज से गुजर रहा है, और वो जिमी को तसल्ली देने के लिए कहती है कि वो जब चाहे उसके घर आ सकता है। इसके बाद जिमी ग्रिफिन से मिलता है, जो उसे बताता है कि वो BMW वॉरेन नाम के आदमी की है, और वॉरेन उस आदमी का ही भाई है जिसे तुम्हारे फादर ने गलती से मार दिया था। इसके बाद वो जिमी को कैमरा रिकॉर्डिंग्स देता है, और रात के वक्त वॉरेन की गाड़ी को कोई पीछे से टक्कर मार देता है। वॉरेन अपनी गाड़ी से बाहर आता है और पता चलता है कि उसकी गाड़ी को टक्कर मारने वाली गाड़ी जिमी चला रहा है, और वॉरेन जिमी पर गुस्सा करने लगता है, और जिमी अपनी ट्रेनिंग का फायदा उठाते हुए अचानक वॉरेन पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। और जब वॉरेन को होश आता है तो वो देखता है कि उसे कार की अगली सीट के साथ बांधा हुआ है, और जिमी वॉरेन की गाड़ी पर पेट्रोल डाल रहा था। इसके बाद जिमी वॉरेन से पूछता है कि क्या तुम्हें वो बूढ़े आदमी और औरत याद हैं जिनको तुमने कुछ दिन पहले जिंदा जलाया था। और ये सुनते ही वॉरेन एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया था। इसके बाद वो जिमी के माँ बाप को एक गाली निकालता है, और जिमी बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते हुए उससे पूछता है कि अगर वो अपने साथियों का नाम बता दे तो बदले में वो उसे जिंदा छोड़ देगा। और जो ही वॉरेन बाकी साथियों के नाम बताता है तो जिमी एक सिगरेट लगाता है, और इसके साथ ही वहाँ आग भड़क उठती है। इसके बाद जिमी मॉर्गन के घर जाता है, और जिस वक्त जिमी खड़ा होता है तो उसी वक्त मॉर्गन का ध्यान उसकी शर्ट पर लगे खून पर जाता है। इसके बाद वो जिमी की जख्मों को स्टिच करती है, और अगले दिन वॉरेन के मरने की खबर हर तरफ फैल चुकी थी, और इसके साथ ही सबको ये भी पता चल जाता है कि वॉरेन एक गैंगस्टर था। इसके बाद वॉरेन के 2 आदमी रॉब और लियोन वॉरेन के पार्टनर कैलेब के पास जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वॉरेन की मौत के पीछे कैलेब का ही हाथ है, क्योंकि वॉरेन और कैलेब में पार्टनरशिप को लेकर कुछ मसले चल रहे थे। इसलिए वो दोनों कैलेब के घर जाकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैलेब का कहना था कि उसका इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है, और यहाँ कैलेब को उसकी गर्लफ्रेंड आकर बचाती है। रात के वक्त ग्रिफिन जिमी से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्रिफिन एक जगह पर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि एक आदमी को कुछ चोर लूटने की कोशिश कर रहे थे, और इस कोशिश के दौरान उन चोरों ने उस आदमी को जान से मार दिया। और वहाँ चीफ हॉलैंड उसे कहता है कि इस आदमी को चोरों की बात मान लेनी चाहिए थी, और ये सुनते ही ग्रिफिन को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ जिमी ने अपना शिकार जारी रखा हुआ था, और वो अगले गैंगस्टर रियान को ढूंढ लेता है। इसके बाद वो रियान को एक खाली जगह पर ले जाता है और उसे एक कुर्सी पर बांध देता है, और रियान के मुंह में एक क्लिप लगा दिया था जिससे उसका मुंह खुला रहे। और यहाँ एक दफा फिर जिमी की ट्रेनिंग काम आती है, जिसकी वजह से उसे पता था कि किसी भी आदमी से बातें कैसे उगलवाते हैं। इसके बाद वो रियान के मुंह में सीमेंट डाल देता है, और दम घुटने की वजह से रियान की मौत हो जाती है। और अगले दिन पुलिस को जब रियान की लाश मिलती है तो उसके मुंह में मुकम्मल तौर पर सीमेंट जमा हुआ था। अब हॉलैंड को ये केस बहुत मजेदार लग रहा था, और उसका ख्याल था कि अगर वो इस केस को सॉल्व कर देगा तो उसे प्रमोशन मिल जाएगा। इसके बाद टेरी अपने बार की रिकॉर्डिंग हॉलैंड को दिखाता है, और रिकॉर्डिंग में साफ नजर आता है कि जिमी किसी बेहोश आदमी को अपनी कार में डाल रहा था। इसके बाद पुलिस मॉर्गन से इन्वेस्टिगेट करने जाती है, लेकिन मॉर्गन वहाँ जिमी की मौजूदगी से इनकार कर देती है। इसके बाद एक सुपरमार्केट में जिमी को देखकर 2 पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं, और जो ही वो जिमी को गिरफ्तार करने वाले थे अचानक ही वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है, और 2 बॉडी बिल्डर टाइप आदमी गाड़ी से बाहर आते हैं और पुलिस वालों को मारना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से जिमी को भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद कर्नल लीच गाड़ी से बाहर आता है, और उसे देखकर जिमी हैरान हो जाता है। असल में जिमी सीक्रेट सर्विस के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए कर्नल उसे लेने खुद आया था। इसके बाद कर्नल जिमी को 48 घंटे का वक्त देता है कि वो इस टाइम में अपने तमाम मामलात हल कर ले, और इसके बाद जिमी को उनके साथ वापस जाना होगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन अपने को-वर्कर जॉय के पास आता है, और वो जॉय को इस केस से दूर रहने के लिए कहता है। ये सुनते ही जॉय को शक हो जाता है, और वो ग्रिफिन से पूछता है कि क्या वो जानता है कि इन लोगों को किसने मारा है, और ग्रिफिन उसे बता देता है कि ये सब उसका दोस्त जिमी कर रहा है, और इस गैंग के लोगों ने उसके पेरेंट्स को बहुत बुरे तरीके से मार डाला था, इसलिए वो
बदला लेना चाहता है। यहाँ जॉय कहता है कि जिमी बदला लेने के लिए पागल हो चुका है, जिस पर ग्रिफिन जवाब देता है कि अगर पागलपन की बात है तो वो तो हॉलैंड भी हो चुका है और वो इस केस को सिर्फ इसीलिए हल करना चाहता है ताकि वो प्रमोशन पा सके। उधर जिमी एक दफा फिर अपना बदला लेने के लिए अगले शिकार की तरफ जाता है। इसके बाद लियोन नजर आता है जो एक क्लब में बैठा है और वहीं वो रियान की फोटो देखता है जो कि पूरे तरीके से मर चुका है और ये देखते ही उसे भी खतरा महसूस होता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन जल्द ही जिमी उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। होश आने पर लियोन जमीन पर पड़ा था और उसके जिस्म का निचला हिस्सा एक गेट से बंधा है और उसके हाथ जिमी की कार से बंधे थे और लियोन उससे रोते हुए पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और ये सुनते ही जिमी अपनी कार में जाता है और उसे पूरी कुव्वत से आगे बढ़ाने लगता है और ऐसे होने से लियोन का जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और अगले दिन कर्नल हॉलैंड से बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और यहाँ कर्नल हॉलैंड को कहता है कि वो जिमी के खिलाफ तमाम सबूत उसे दे दे क्योंकि जिमी सीक्रेट एजेंसी के लिए बहुत काम का आदमी है। लेकिन हॉलैंड कर्नल को सबूत देने से इनकार कर देता है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि अगर उसने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो वो उसे भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा। इसके बाद कर्नल लीच हॉलैंड को जिमी की एक स्टोरी सुनाता है कि 2009 में आर्मी को एक टेररिस्ट मिला था जो कि यूके में बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस दहशतगर्द ने इस हमले की कोई भी डिटेल बताने से मना कर दिया था और सभी ने उस टेररिस्ट से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी, लेकिन जिमी ने उस आदमी से सिर्फ 10 मिनट में तमाम इंफॉर्मेशन ले ली। इसके बाद लीच हॉलैंड को बताता है कि जिमी जैसे आदमी मौत से नहीं डरते बल्कि मौत तो उनके लिए एक महबूबा की तरह है। इसके बाद वो हॉलैंड को कहता है कि जिमी तमाम गैंगस्टर्स को मारने के बाद एकदम गायब हो जाएगा और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, जिस पर हॉलैंड इसे अपने लिए चैलेंज समझते हुए कहता है कि वो जरूर जिमी को पकड़ लेगा। और अगले सीन में पुलिस कमिश्नर आर्मी चीफ से मिलने आता है और आर्मी चीफ उसे कहता है कि आपकी पुलिस हमारे एक खास आदमी जिमी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिमी को किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ पता चलता है कि जिमी यकीनन आर्मी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके लिए डायरेक्ट आर्मी चीफ सिफारिश कर रहा है। और इसके बाद वो कमिश्नर को कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन की तमाम रिपोर्ट उसे देता रहे। और रात के वक्त जिमी आखिरी गैंगस्टर को भी पकड़ लेता है और जिमी रॉब को पकड़कर एक ड्रग डीलर के पास लेकर आता है और रॉब के जरिए वो दरवाजा खुलवाकर अंदर चला जाता है और जिमी यहाँ कैलेब को छोड़कर गैंग के सभी आदमियों को मार देता है। इसके बाद जिमी कैलेब को एक कुर्सी से बांध देता है और फिर एक बाल्टी में कुछ केमिकल्स मिलाने लगता है और ये वही केमिकल्स हैं जिनकी मदद से ड्रग्स बनते हैं। इसके बाद जिमी वहाँ मौजूद तमाम पैसा केमिकल वाली बाल्टी में डालता है जिससे तमाम नोट गल सड़ जाते हैं और इसके बाद वो तमाम केमिकल कैलेब पर डाल देता है जिससे कैलेब की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हॉलैंड को शक हो जाता है कि ग्रिफिन जिमी तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, इसलिए वो ग्रिफिन को बुलाकर इन्वेस्टिगेट करता है और उससे पूछता है कि अब जिमी किसे मारने वाला है। लेकिन इसके जवाब में ग्रिफिन उसे कहता है कि बेहतर होगा कि हॉलैंड जिमी के रास्ते में ना आए, लेकिन हॉलैंड पर तो जिमी को पकड़ने का भूत सवार है, इसलिए वो अपने सीनियर्स के मना करने के बावजूद जिमी को पकड़ना चाहता था। और हॉलैंड को गैंग के उस आखिरी आदमी का पता चल जाता है जो कि हॉस्पिटल में है और अगले सीन में रॉब जिमी के घर आता है और वो कुछ चीजों की तलाश में है और आखिर कुछ देर के बाद जिमी रॉब का पता लगा ही लेता है और उसे लेकर समुद्र के किनारे चला जाता है। इसके बाद वो रॉब के हाथ बांधकर उसे घुटनों के बल बिठाता है। इसके बाद वो एक इंजेक्शन लगाता है और रॉब को बताता है कि ये इंजेक्शन इंसानी जिस्म को अंदर से गिला देता है और उसी वक्त रॉब गुस्से में जिमी के मुंह पर थूक देता है और उसे कहता है कि पहले वो जाकर गाड़ी का ट्रंक देखे। और जो ही जिमी गाड़ी का ट्रंक खोलता है तो उसे पता चलता है कि रॉब ने मॉर्गन को मार दिया है और उसी वक्त जिमी गुस्से में पागल होकर रॉब को फायर करके मार डालता है और उसी वक्त वहाँ हॉलैंड के साथ पुलिस टीम आ जाती है और वहीं ग्रिफिन भी आता है और वो बताता है कि हॉलैंड ने ही रॉब को हॉस्पिटल से जाने दिया था और इसी वजह से आज जिमी की बीवी मारी गई है। और हॉलैंड बताता है कि उसने रॉब को इसलिए जाने दिया ताकि वो जिमी को पकड़ सके और मैं नहीं जानता था कि वो जिमी से बदला लेने के चक्कर में उसकी बीवी को मार देगा। और हॉलैंड की असलियत खुलने पर पुलिस टीम का कैप्टन अपनी टीम को गन्स नीचे करने के लिए कहता है। इसके बाद वो जिमी को वहां से जाने देते हैं, लेकिन हॉलैंड अकेला ही जिमी को रोकने की कोशिश करता है और आखिर में जिमी हॉलैंड के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करके वहां से चला जाता है। और अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो बाहर कचरा फेंकने आती है
उसी वक्त दो आदमी वहाँ आते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसी वक्त वहाँ धुएं में से जिमी नमूदार होता है और वो दोनों आदमी जिमी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उसी वक्त जिमी के चेहरे पर एक स्माइल नजर आती है और साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।